हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का संगीत के इस नए सेशन में। दोस्तों यहाँ आज आपको देखने को मिलेगा वैसे संगीत के प्रश्न जो कि आपके टीआरई के अंदर जो है पूछे गए प्रश्न है। एक भी प्रश्नों को मैंने आज बाहर से शामिल नहीं किया है। आज आपको मिलेगा देखने को यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को देख लीजिए दोस्तों, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और सारे प्रश्नों को देख लें कि प्रश्न जो है वो कैसे कहाँ से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग चलिए हम शुरू करते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन बस उससे पहले आपसे खास एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे ब्रदर्स और सिस्टर्स कि आप लोग अगर चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को दोस्तों ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि इसी के आधार पर जो भी हम आगे आने वाली तैयारी करवाएं, जो भी सेशन हम लाएंगे, तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहले पहुंच जाए और आप लोग उसको देखकर अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं दोस्त। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, स्वरों का वह छोटा स्वरूप जिसका प्रयोग गायन में किया जाता है। तो दोस्तों स्वरों का वह छोटा स्वरूप जिसका प्रयोग हम गायन में करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, स्वरों का वह छोटा स्वरूप पूछ रहा है ना भाई, छोटा स्वरूप। तो छोटा स्वरूप जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो वो छोटा स्वरूप जिसको कि वर्ण कहेंगे। ठीक है, जिसका प्रयोग क्या किया जाता है? जिसका प्रयोग किया जाता है गायन में। ठीक है, तो ये क्या होता है? वर्ण। वर्ण छोटा स्वरूप होता है। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त? तो वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक आपका तो हो जाता है अस्थाई हो जाता है, दूसरा आरोही आरोही हो जाता है, तीसरा अवरोही हो जाता है, तीसरा आपका अवरोही, और चौथा वर्ण जो होता है आपका संचारी वर्ण हो जाता है। तो यही मुख्य रूप से वर्ण जो है आपके 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा कि रागों का वह छोटा स्वरूप जिसका प्रयोग गायन में किया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, और अगर आपको पकड़ में कहीं कंफ्यूजन हो तो पकड़ में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि रागों स्वर का वैसा छोटा स्वर समुदाय होता है जिससे किसी राग का बोध होता है, उसको पकड़ कहते हैं। ठीक है ना, तो राग का बोध करवाना, यानी कि पकड़ का मतलब क्या होता है कि रागों का बोध करवा देना। लेकिन यहाँ पे क्या था? यहाँ पे वर्ण था, जिसकी यह वर्ण क्या होता है कि स्वरों का वह छोटा स्वरूप होता है जिसका प्रयोग गायन में किया जाता है। ठीक है, और यह 4 प्रकार के होते हैं। दोस्तों देखिए, थोड़ा सा समय दीजिएगा, लेकिन बस माइंडसेट जब तक ना कर दे तब तक आगे बढ़ने का मन ही नहीं करता यार। तो इसीलिए मैं आप लोग को थोड़ा सा बेफिक्र होकर बहुत अच्छे से समझाकर उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये ऐसे इस तरह से लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिएगा सा रे, ये जो है लय का कौन सा प्रकार है? तो सा रे यह लय का कौन सा प्रकार है? क्या आड़ है, बियाड़ है या कुआड़ है? देखिए लय जो है आपको कैसे मापते हैं? तो आड़, कुआड़, बियाड़। यानी आड़ यानी कि आपका 1.5 गुण, और ये आपका कुआड़ क्या हो जाता है? 1.25 गुण, और बियाड़ हो जाता है आपका 1.25 गुण। तो मैंने आपको इसको निकालने के लिए बताया ही था। आड़ जो है आपका 1.5, आपसे आपके पास कुछ भी दे दे, कोई भी मात्रा दे दे, 3/2 दे दे, या फिर कुछ भी दे दे, या फिर आपका और भी कुछ मान लीजिए कि आपका 6/4 दे दे, तो कुछ भी दे दे, 6/4 दे दे, तो भी इस प्रकार से आपका लय जो है आप निकाल पाएंगे जब आपको याद रहेगा 1.5 वाला, कि 1.5 गुण 1.5 होता है, कुआड़ क्या होता है? 1.25 गुण होता है, 1.25 होता है, और आपका बियाड़ क्या होता है? 1.25 गुण यानी 1.75 होता है। अगर ये आपको पता होगा तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं मैथमेटिक्स के हिसाब से। जैसे कि देखिए आड़ वाली निकालना है, 3/2 तो नहीं दिया हुआ है, तो अगर आड़ वाली निकालनी हो तो क्या करेंगे? 1.5 है, तो भैया क्या करते हैं ना, पॉइंट को हटाते हैं हम मैथमेटिक्स में, और नीचे 1 पे क्या करते हैं? 1 अंक के बाद दशमलव है तो 10 लगा देंगे। यहाँ पे आप जब जैसे ही कट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 से करेंगे तो 5 तिया 15, और 5 से इसको कट करेंगे तो 5 दूना 10, यानी 3/2 आ गया ना। तो सेम वही चीज है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका ये भी निकल जाएगा, ये भी। तो संख्या कितना भी, कितना बाई कितना भी दिए हुए रहेगा, तो आपको अगर ये याद रहेगा तो आप निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस ताल की प्रथम मात्रा पर खाली होती है। देखिए दोस्त, यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि ये जो है मैंने कभी किसी सेशन में शायद गलती से मैं बोल दिया था कि इसमें खाली नहीं होता है, लेकिन वो कभी कभार हो जाती है ऐसे। लेकिन यहाँ पे क्या देखना है कि प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि किस ताल की प्रथम मात्रा पर खाली होती है। तो भैया ये आपका कौन सा ताल है? ये आपका रूपक ताल ही है, जो कि आपके 7 मात्रा का ताल है, और इसके प्रथम मात्रा पर ही खाली होता है। ठीक है, रूपक ताल का। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। देखिए रुद्र ताल, इसमें क्या होता है? रुद्र ताल में 11 मात्रा होते हैं, और ब्रह्म ताल में कितने मात्रा? ब्रह्म ताल में 28 मात्रा होते हैं। तो इन सब मात्राओं को भी याद रखना है ताल के बारे में। और ताल का जो है स्पेशल सेशन भी आपके एग्जाम से पहले बहुत कुछ करवाना है भाई, बहुत कुछ करवा भी देंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रागों के समय सिद्धांत में कितने प्रहर माने गए हैं। देखिए जैसा कि हम लोग आप जानते हैं कि टोटल जो प्रहर हमारा होता है दिन और रात मिलाकर 24 आवर्स का होता है, और
एक प्रहर का समय जो है आपका, एक प्रहर का समय 3 घंटे का माना गया है। तो भाई होते कितना है, टोटल 24 होता है, तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना पहर हो जाएगा टोटल, यानी कि रागों के समय सिद्धांत को कितने पहर में बांटे गए, यानी 8 पहर में बांटे गए हैं। तभी तो 24 घंटा में 3-3 घंटा का होता है एक एक पहर, तो 8 में 3 करेंगे तो 8 3 का 24, तो ये आपके टोटल 24 घंटा आ जाते हैं। तो इसका जवाब क्या निकल गया, इसका दोस्त जवाब निकल गया ऑप्शन नंबर सी, 8 घंटा। ठीक है, 8 घंटा। अगर आपसे पूछे ये इसका जो प्रहर जो है वो किस हिसाब से बांटा गया है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं आठों पहर में होते हैं 6, एक मान लीजिए 6 से 9, 9 से 12, 9 से 12, फिर आपका हो गया 12 से 3, 12 से 3, फिर आपका 3 से 6, तो ये आपके किस में आ गया, 6 बजे सुबह से लेकर 6 बजे शाम तक, यानी कि 12 घंटा का हिसाब किताब क्लियर हो गया। फिर रात्रि वाला में वैसे ही होगा, 6 से 9, उसके बाद फिर 9 से 12, फिर 12 से 3, फिर 3 से 6, तो ये इस प्रकार से चलता रहता है, यानी कि ये हमारा 8 पहर हो गया टोटल। चलिए आगे देखें, अगला हमारा प्रश्न है कि वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी। देखिए दोस्त, ये जितने भी मैं करवा रहा हूँ, जैसे कि मैं आपको बता दिया कि PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है टोटल के टोटल क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो भी आपके TRE के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है प्रश्न हमारा कि वीणा के तार पर स्वरों की सर्वप्रथम स्थापना किसने की। देखिए सर्वप्रथम स्थापना की अगर बात करेंगे तो यहाँ जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये आपके अहोबल जी ने किया था। वीणा के तार पर सर्वप्रथम स्वरों की स्थापना अहोबल जी ने किया था, लेकिन इनमें कुछ त्रुटियां रह गई थी जिसको कि बाद में क्या किया, श्रीनिवास जी ने बाद में श्रीनिवास जी ने क्या किया, उसको शुद्ध किया, और ये तारों पे क्या किए, इन्होंने भी किया, और इन्होंने भी क्या किया कि वीणा के तारों पर स्वरों की स्थापना श्रीनिवास जी ने भी किया, लेकिन सर्वप्रथम जो है इसकी प्रारंभ जो है अहोबल जी ने ही की थी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि अब्दुल करीम खां किस विधा के कलाकार हैं। यहाँ अब्दुल करीम खां की बात हो रही है कि किस विधा के कलाकार हैं। तो करीम खां, जैसा कि आप लोग जानते हैं, करीम खां किस घराना के, किराना घराना के प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी किराना घराना के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके किराना घराना के संस्थापक, तो उनके बारे में पूछा जा रहा है कि करीम खां किस विधा के कलाकार हैं, क्या वादन, गायन या नृत्य। तो इसका दोस्तों जवाब क्या हो जाएगा, इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा जवाब हो जाएगा बी, यानी ये गायन करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अति द्रुत लय में गाए जाने वाले विधा हैं। तो अति द्रुत पूछ रहा है ना भाई। ध्रुपद जानते हैं कि द्रुत होता है, तराना भी द्रुत होता है, ख्याल आपका द्रुत भी, मध्यम भी। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है प्रश्न हमारा कि अति द्रुत, ठीक है, तो अति द्रुत लय में जो गाए जाने वाला जो विधा है आपका, यहाँ पे जो नंबर 7 है उसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तराना। ये तराना जो है इसके आविष्कारक किनको माना जाता है, तो तराना के आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है। और अमीर खुसरो जो थे, अमीर खुसरो किसके दरबारी थे, तो ये आपके अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी गायक थे। कौन, अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो ने तराना का आविष्कार कब किया था, तो बताया जाता है ऐसा कि जब वो गोपाल नायक, यानी कि अमीर खुसरो क्या किए थे, जब देवगिरी के जो राजा थे, देवगिरी राज्य पर जब आक्रमण किए, तो गोपाल नायक जो आपके थे ना, गोपाल नायक, वो वहीं के क्या थे, दरबारी संगीतज्ञ थे। तो भाई उसको भी अपने साथ जो है कब्जा करने के बाद उसको हरा के उस राजा को अपने साथ वो लेकर चले आए थे। तो भाई वहाँ पे जब प्रतियोगिता चल रही थी दोनों की, जब अमीर खुसरो और गोपाल नायक की, तो जब अमीर खुसरो जब हारने लगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब अमीर खुसरो हारने लगे तो उसी समय क्या हुआ कि जब इनको कुछ नहीं सूझा अमीर खुसरो के कि हम क्या करें, तो भाई उसी समय ये निरर्थक यानी कि तराना का आविष्कार कर दिए, यानी कि कुछ भी इसमें शब्द, भाई इसके बोल जो है वो निश्चित नहीं है तराना के, इसमें निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। निरर्थक, ये भी प्रश्न कभी कभार क्या होता है, पूछ दिया जाता है, ठीक ना, कि किस विधा में निरर्थक शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तो ये आपका तराना ही होता है, जिसमें क्या होता है कि निरर्थक बोल प्रयोग किए जाते हैं। तभी उसी समय दोस्त कि तराना का क्या हुआ था, आविष्कार हुआ था, किसके द्वारा, तो अमीर खुसरो के द्वारा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है। यहाँ प्रश्न है कि राग के मुख्य स्वरों का समूह क्या कहलाता है। देखिए राग के मुख्य स्वरों का समूह क्या कहलाता है, यानी कि दोस्तों हम आपको जैसा कि हम बताए थे कि रागों का वैसा स्वर समूह जिसके द्वारा क्या होता है कि वैसा स्वर समूह जिसके द्वारा किसी राग का क्या होता है, बोध होता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको पकड़ कहते हैं। यहाँ पे भी आपको सेम कॉन्सेप्ट अगर लगाएं समझे तो वही बात है कि राग के मुख्य स्वरों का समूह, यानी कि जिससे क्या होता है, जिससे हमें किसी राग के बारे में पता चल जाता है कि ये कौन सा राग है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पकड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा
पकड़। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा 9वां नंबर प्रश्न है दोस्त मेरे कि निरर्थक शब्दों का प्रयोग किसमें होता है। देखिए प्रश्न कह बोले ना भी कि पूछा जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे आपके टीआरई के अंदर भी प्रश्न पूछा गया, क्योंकि मैं टोटल जो है आप लोग को बता चुका हूँ कि पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और प्रीवियस ईयर में ये प्रश्न जो है पूछे गए हैं कि क्या पूछ रहा गया है, निरर्थक शब्दों का प्रयोग किसमें होता है। तो इसका जवाब क्या मैंने बता ही दिया है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तराना में होता है। और आविष्कारक बता ही दिया और कैसे आविष्कार हुआ वो भी बता दिया। चलिए आगे देख लेते हैं। सितार का मुख्य तार किस स्वर से मिलाया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, सितार में क्या होता है, सितार में 7 तार होता है, ठीक है। सितार में 7 तार होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये आपके 7 तार हो गए। तो इसमें ये जो आपका हो गया दूसरा और तीसरा तार जो रहता है, इसको बोलते हैं जोड़ी का तार, ठीक है, इसको जोड़ी का तार बोलते हैं। और दूसरा, तीसरा और पांचवा, ठीक है, और ये आपका पांचवा, तो 2 और 3, 5 जो होता है ये आपके पीतल के तार होते हैं, ठीक है, दूसरा, तीसरा और पांचवा, ये आपको याद रखना है, पीतल के तार। तो पूछ रहा है कि मुख्य तार किस स्वर से मिलाया जाता है। तो सितार का जो मुख्य तार होता है उसको किससे मिलाते हैं। इसका जवाब क्या हो जाएगा, 10वां नंबर का जो जवाब हो जाएगा आपका मंद्रमा, ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा मंद्रमा। सितार के मुख्य तार पूछेगा कि मुख्य तार किससे मिलाते हैं, इसका जवाब देना आपको मंद्रमा से मिलाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि दोस्तों देखिए, सितार का जो है जितना भी टॉपिक था मैंने करवा चुका है एक स्पेशल सेशन में, अगर नहीं देखे तो आप लोग जाइएगा चैनल पे और वीडियो के सेक्शन में जाकर पूरा नीचे तक जाकर ढूंढ लीजिएगा, आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि सितार में चिकारी का तार किस स्वर से मिलाया जाता है। दोस्तों ऐसा एक भी प्रश्न अभी तक नहीं मिला है जो कि मैंने आपको नहीं करवाया हो, यानी टोटल जितना भी आपके प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं मैंने सारे प्रश्नों को करवाया है और बहुत अच्छे से करवाया था, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जितना भी सेशन करवाएंगे दोस्तों वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। इसलिए तो 11 नंबर प्रश्न की चिकारी का तार किस स्वर से मिलाया जाता है। दोस्तों एक चीज़ बताइए, अगर आप वो सेशन देखे होंगे सितार वाला तो आपको पता होगा कि सितार के किस तार को, यानी कि कौन से नंबर का तार जो होता है किस तार को चिकारी का तार कहा जाता है। जरा आप लोग कमेंट कीजिएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स खुला है, जरा सा ऑप्शन में जाइए, कमेंट बॉक्स पे जाइएगा और टाइप कीजिएगा कि किस तार को जो है आपका सितार के चिकारी तार कहा जाता है। चलिए मैं अभी बताता हूँ, यहाँ प्रश्न पे आता हूँ कि सितार में चिकारी का तार किस स्वर से मिलाया जाता है। तो चिकारी के तार को मिलाने का जो स्वर होता है दोस्तों वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका तारसा हो जाता है, ठीक है। सितार में चिकारी के तार को किस स्वर से, तो तारसा से मिलाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम देखेंगे कि सितार में जोड़ी का तार पर तीसरे पर्दे पर कौन सा स्वर निकलता है। यानी सितार की जो जोड़ी की तार होती है, यानी जोड़ी यानी कि दूसरी और तीसरी, ठीक है, दूसरी और तीसरी तार को जोड़ी का तार बोला जाता है। इसके क्या होता है कि तीसरे पर्दे पर कौन सा स्वर निकलता है। तो 12 नंबर का जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कोमल का स्वर निकलता है, ठीक है, कोमल का स्वर निकलता है। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या है कि गजरा किस वाद्यंत्र का अंग है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आपको बताना है कि गजरा किस वाद्यंत्र का अंग है। तो ये आपका पखवा कोई वाद्यंत्र नहीं होता है, पखावज भले ही होता है, नगाड़ा बिल्कुल ये भी नहीं होगा दोस्तों। ये जो आपका हो जाएगा इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तबला हो जाएगा, ठीक है। गजरा किस वाद्यंत्र का अंग है, तो गजरा जो है आपका तबला का वाद्यंत्र है। गजरा हो गया, फिर आपका चाटी हो गया, पूड़ी हो गया, ये सब किसके हैं, गट्टे हो गए, ये सब किसके अंग है, ये सब तबले के अंग है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि लब कहलाता है। लब जो आपका ये जो होता है ना दोस्त, यहाँ पे जो पूड़ी होती है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका स्याही होता है, ठीक है, ये जो आपका स्याही वाला भाग होता है और यहाँ से यहाँ आपका क्या होता है, ये एक होता है यहाँ पे मिला हुआ। तो ये जो भाग है, ये भाग जो कि मैं दर्शा रहा हूँ, ये भाग इसी को क्या कहते हैं, लब या मैदान कहते हैं। और ये आपका स्याही हो गया और ये आपका इधर क्या हो गया, चाटी हो गया। तो इन दोनों के मध्य में जो भाग आपका ये वाला जो बचा हुआ है इसको क्या कहेंगे, यानी इसको क्या कहेंगे, इसको लब कहेंगे। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्याही और चाटी के बीच का स्थान होता है उसी को क्या कहते हैं, लब या मैदान, ठीक है, मैदान भी कहा जाता है उसको, ये भी याद रखिएगा, लब को मैदान भी कहते हैं। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न है नंबर 15 नंबर प्रश्न है कि किस गायन विधा में लयकारी की जाती है। दोस्तों देख रहे हैं ना बीपीएससी कैसा कैसा प्रश्न पूछता है, तो इसलिए आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से आपका जो है आप क्वालिफाई कर जाएंगे। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और ज़्यादा कोई कठिन भी नहीं है और ज़्यादा कोई सरल भी नहीं है, ठीक है।
तो ये जो है आपका किस गायन विधा में लयकारी की जाती है? तो लयकारी जो है किस गायन विधा, क्या ख्याल, आपका तराना या फिर आपका ध्रुपद? तो कौन सा जो है आपका इसका जवाब होने वाला है? 15 का जो जवाब हो जाएगा दोस्त इसमें आपका हो जाएगा ध्रुपद। ध्रुपद में क्या करते हैं? नोम तोम का आलाप, इसमें लयकारी दिखाया जाता है, तो यही सब चीज़ करते हैं। और ध्रुपद की कितनी वाणियाँ होती है? 4 वाणियाँ होती है और ध्रुपद के 4 भाग भी होते हैं। ठीक है, ये सब कुछ मैंने करवा चुका है। तो दोस्तों जैसा ये सब आप लोग कौन से वाणी से कौन से प्रवर्तक माने जाते हैं, किसके कौन से प्रवर्तक हैं, तो इन सभी चीज़ों को भी मैं बता चुका हूँ। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा है कि राग देश को पहचाने। देखिए यहाँ पे पकड़ पहचानना है भाई। ये क्या दिया हुआ है? ये जो है आपका स्वर का एक वैसा विशेष समूह है जिसके द्वारा क्या होता है, जिसके द्वारा हम राग को पहचान सकते हैं, इसी को तो कहते हैं पकड़। तो पकड़ आपका जैसे कि राग देश को पहचानना है, तो राग देश का पकड़ क्या होगा? रे म प नि ध। जी बिल्कुल, रे म प नि ध, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा राग देश का ये पकड़ होता है रे म प नि ध। ठीक है, आपने वो तो सुना ही होगा, देखो सखी बरसन को आए बदरा। ठीक है, तो ये आपने सुना ही होगा। तो ये आपके राग देश का ये क्या है? पकड़ है, रे म प नि ध, ये आपको हो गया पकड़। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? पंडित नारायण मोरेश्वर खरे ने किस पद्धति का निर्माण किया है? दोस्तों देखिए मेरी आवाज़ जो है थोड़ा सा वो ठीक नहीं है, सुर नहीं लग पाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज कीजिएगा इस चीज़ को। लेकिन यहाँ पे जो है प्रश्नों के ऊपर ही फोकस करना है, क्योंकि दोस्तों शास्त्र पक्ष जो है बहुत अच्छे से मजबूत करवा देंगे, डोंट वरी। तो पंडित नारायण मोरेश्वर खरे ने किस पद्धति, तो यहाँ पे क्या है? राग, ची नहीं, मेल नहीं, यहाँ पे नारायण मोरेश्वर खरे ने किस पद्धति का निर्माण किया? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रागांग। दोस्तों देखिए रागांग जो है नारायण मोरेश्वर खरे ने किया है इस पद्धति का निर्माण, लेकिन इसमें इन्होंने कितने रागांग कितने माने हैं? अगर ये प्रश्न बनेगा तो जवाब देना है आपको 30, कि पंडित नारायण मोरेश्वर खरे ने 30 रागांग माने हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि पंडित निखिल बनर्जी के सितार में मुख्य तार थे। कितने तार थे भाई? वैसे तो हम लोग जानते हैं कि सितार में 7 तार होते हैं, लेकिन निखिल बनर्जी की अगर बात हो रही हो कि निखिल बनर्जी के सितार में कितने तार थे, तो यहाँ पे जवाब देना है ऑप्शन नंबर सी, यानी उनके तार में, उनके सितार में जो था वो कितने तार? 8 तार। ठीक है, उनके सितार में 8 तार। क्लियर? देखिए सितार तो ये बजाते थे, लेकिन किस शैली, अगर शैली पूछे तो आपको बता देना है कि निखिल बनर्जी गत शैली के सितार वादक थे। याद रखना है, गत शैली के सितार वादक निखिल बनर्जी भी थे और आपके पंडित रविशंकर जी भी थे, ये चीज़ भी याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 19 नंबर। श्रीनिवास के अनुसार वीणा के तार पर घुड़च से निषाद की दूरी है कितनी इंच भाई? श्रीनिवास के अनुसार वीणा के तार पर घुड़च से निषाद की दूरी यानी नी की दूरी कितनी है? तो नी की दूरी बताना है भाई, कितना है? इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब जो हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका जवाब हो जाएगा 20 इंच। ठीक है, 20 इंच। चलिए अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे नंबर 20 का जो प्रश्न है आपका क्या पूछ रहा है? नंबर 20 का प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो यहाँ पे प्रश्न है दोस्त मेरे कि आधुनिक राग वर्गीकरण में नी किस श्रुति पर स्थापित है? देखिए नी की बात कर रहा है ना भाई, नी किस श्रुति पर स्थापित है? तो इसका देखिए आपको देखना पड़ेगा कि प्राचीन काल में जो थे हमारे स्वर वो कहाँ स्थापित किए जाते थे? तो प्राचीन काल के स्वर जो थे अपने अंतिम श्रुति पर स्थापित किए जाते थे, अंतिम। लेकिन आधुनिक पूछ रहा है कि आधुनिक में कहाँ किए जाते हैं? तो ये प्रथम श्रुति पर किया जाता है। ठीक है, ये आपके कहाँ? प्रथम श्रुति पर स्वर स्थापित किए जाते हैं आधुनिक में। तो अगर आधुनिक की अगर बात कर रहा है और नी पूछ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका जवाब यहाँ पे जवाब देना है दोस्तों, यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आधुनिक में जो है आपका जो नी स्वर जो है आपका नी, वो 21वीं श्रुति पर स्थापित किया गया है, 21वीं श्रुति पर। ठीक है, 21 श्रुति पर स्थापित किया गया है, 21वीं श्रुति पर, इसलिए जवाब हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस चीज को मैं बहुत बार बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, आगे भी आने वाले क्लास में समझा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो है दोस्तों वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा। बस आप लोग देखिएगा, ये फॉर्मूला लगाइएगा, थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कैसे आपको निकालना है कौन कौन से श्रुति का। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए ये 7 श्रुति तक ही लिखते हैं। तो पहला पे आपका सा स्थापित है। ठीक है, उसके बाद आप जो कॉन्सेप्ट लगा लीजिएगा 4 3 2 4 4 3 2 का आप लोग छोड़ते जाइएगा, तो 1 2 3 4 यानी 4। ठीक है, 4 3, उसके बाद 3 1 2 और 8वीं श्रुति पे हो जाएगा आपका रे। तो इस तरह से 4 3 हो गया, और उसके बाद फिर आप लगाइएगा 2 वाला, फिर आगे 10 पे हो जाएगा। तो इस तरह से लगाकर आप लोग बढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं 21 नंबर का प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि भारतीय संगीत वाद्य के लेखक कौन है?
भारतीय संगीत वाद्य, याद रखना है इनको कि ये प्रश्न जो है पूछे गए हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको याद रखना है कि क्योंकि कुछ प्रश्न जो है दोस्तों घूम फिर कर जो है आपको वही देखने को मिल जाते हैं हर एक टीआरई के अंदर में, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो भारतीय संगीत वाद्य के लेखक कौन है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर लालमणि मिश्र। ठीक है, डॉक्टर लालमणि मिश्र क्या है कि भारतीय संगीत वाद्य एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है, उसके क्या है लेखक हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नंबर 22 हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा कि तानपुरे का पहला तार मिलाया जाता है। देखिए तानपुरे में सबसे पहले अगर बात करेंगे तार कितने होते हैं, तो तानपुरे में भाई 4 तार होता है। ठीक है, तो यहां पूछा जा रहा है कि इसका पहला तार मिलाया जाता है किससे, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंद्र प से मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिना पर्दे, यानी पर्दा को क्या कहते हैं दोस्तों, सारिका भी कहते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन में यहाँ पे रख दिया हूं। अगर पूछे आपसे बिना सारिका वाला वाद्य यंत्र या फिर बिना पर्दा वाला वाद्य यंत्र, तो जवाब क्या देना है, तो बिना सारिका या बिना पर्दा वाला जो वाद्य यंत्र हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सितार। इसमें तो होता है भाई, तो इसलिए ये जवाब नहीं होगा। इसराज, यानी कि इसको क्या दिलरुबा के नाम से भी जानते हैं, दिलरुबा भी इसको बोला जाता है इसराज को, इसलिए इसका जो जवाब होगा बिना पर्दा वाला वाद्य है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरोद इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अलगोजा किस श्रेणी का वाद्य है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वाद्यों के वर्गीकरण में 4 श्रेणियों में बांटा गया है, आपका तत्व, सुशीर, अवनद और घन। ठीक है, तो वही पूछा जा रहा है उसमें कि अलगोजा जो है किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है। तो अलगोजा के बारे में अगर पूछेगा तो इसका जवाब देना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये कैसा वाद्य है, किस श्रेणी का वाद्य है, तो ये आपका सुशीर वाद्य है। ठीक है, 24 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा कि छाया लग राग में होता है, छाया लग राग में होता है, छाया लग राग में क्या होता है, तो छाया लग की अगर हम बात कर लेंगे तो छाया लग राग में हो जाता है 25 नंबर का जो जवाब होगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, 2 राग की छाया नहीं, 2 राग की नहीं, क्योंकि एक राग होता है ये और दूसरा राग होता है ये, तो अगर एक राग से एक राग की छाया पड़ेगा तभी हम इसको छाया लग कह सकते हैं। तो रागों की जैसे कि जातियों की अगर बात कीजिएगा ना, तो रागों की 3 जातियां होता है, पहले मैं बता देता हूं आपको टोटल। देखिए 3 कौन कौन से होते हैं, एक तो आपके हो जाते हैं शुद्ध राग, ठीक है, एक आपके शुद्ध राग, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है छाया लग, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है संकीर्ण। तो ये आपके 3 प्रकार के हो गए। तो शुद्ध वैसे कि किसी में जो कि आपके किसी भी राग की छाया न लगे, स्वयं ही हो, तो वो शुद्ध कहलाएगा। जो छाया लग होते हैं उसमें एक राग की छाया लगती है, यानी कि एक जो स्वयं है और एक दूसरा है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको छाया लग कहेंगे। ठीक है, लेकिन संकीर्ण में क्या हो जाता है, संकीर्ण में बहुत सारे रागों की छाया लग जाती है भाई, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे रागों की छाया लग जाती है, वो संकीर्ण कहलाते हैं। तो यहां पूछ रहा है दोस्त कि छाया लग क्या होता है, तो जिसमें एक राग की छाया लगे वो क्या कहलाता है, वो छाया लग कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा 26 नंबर का प्रश्न है कि श्रृंगार रस से संबंधित स्वर है। अगर श्रृंगार रस की अगर हम बात करें, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रस के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, भरत माने जाते हैं, और इन्होंने कितने रस के बारे में बताया, 8 रस को बताया, और इन 8 में से भी आपके 4 रस को मुख्य माना है भरत जी ने। ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा अगले क्लास में बताऊंगा। तो यहाँ पे हम देखना है कि कौन सा जो है श्रृंगार रस से संबंधित स्वर है, तो स्वर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ग और नी ऐसे स्वर हैं जिसमें क्या है, श्रृंगार रस से संबंधित है, श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा कि पंडित रविशंकर किस घराने के कलाकार हैं। तो पंडित रविशंकर की हम बात करेंगे तो इनके गुरु कौन, देखिए अब पकड़ लीजिएगा आराम से, इनके गुरु कौन हो जाएंगे, अलाउद्दीन खां। ठीक है, अलाउद्दीन खां, ये कौन वादक थे, ये क्या बजाते थे, ये सरोद वादक हैं भाई। ठीक है, वैसे सब कुछ बजाते थे, लेकिन इनको जब भी आना आए तो मैं बार बार बता चुका हूँ, 1000 बार बता चुका हूँ आप लोग को कि अलाउद्दीन खां सरोद से ही संबंधित है, सरोद ही इनको मानिएगा। ठीक है, तो ये जो इनके गुरु कौन, अलाउद्दीन खां। अब अलाउद्दीन खां जो है इनका घराना कौन सा था, तो घराना इनका मैहर घराना था। प्रश्न कभी कभी पूछे भी जाते हैं कि अलाउद्दीन खां कहाँ निवास करते थे, कहाँ रहते थे, या फिर इनका घराना कौन, तो इनका भी घराना आपका मैहर माना जाएगा, और पंडित रविशंकर का घराना कौन सा है, तो ये आपके मैहर माने जाएंगे। और ये मैंने बताया आपको कि गत शैली के सितार वादक हैं पंडित रविशंकर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 28 नंबर का कि वेंकटमुखी ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। देखिए हम लोग जानते हैं वेंकटमुखी का एक ग्रंथ है चतुर्दंडी प्रकाशिका, उसको क्या कहते हैं, चतुर्दंडी प्रकाशिका। ठीक है, ये इनका क्या है, ये इनका ग्रंथ है चतुर्दंडी प्रकाशिका, और इन्होंने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो 10 थाट ये तो भातखंडे जी बनाने वाले थे, ये 72 मेल की बात करें तो 72 मेल सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है,
तो ये आपके वेंकट मुखी जी माने जाते हैं। अगर रागांग की हम बात करेंगे तो मैंने बताया आपको कि नारायण मोरेश्वर खरे और इन्होंने ही 30 रागांग माने हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है कि 9 श्रुतियों का अंतराल किसमें होता है। देखिए 9 श्रुतियों का अंतराल अगर हम बात करेंगे, वैसे तो वादी और समवादी आपने पढ़ा होगा कि वादी और समवादी स्वरों के बीच में श्रुतियों का अंतर कितना होता है, तो 9 से 13 श्रुतियों का अंतर होता है। ठीक है, 9 से 13 श्रुति। तो यहाँ 9 से 13 श्रुतियों का अंतराल किसमें है, क्या साधा में है या फिर आपके सामा में है या सापा में है। तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा ना मेरे दोस्त, यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा आपका 9 श्रुति वाला ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। वो सामा संवादी है जिसमें कि क्या होता है, 9 श्रुतियों का अंतर होता है। अगर सापा की हम बात कर लेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका 13 श्रुति। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं ना क्या होता है कि वादी और समवादी 9 से 13 श्रुतियों का अंतर यूं ही नहीं माना गया। देखिए उसके पीछे भी एक लॉजिक है, मैं बताता हूं आपको। देखिए क्या होता है कि जब आप वादी समवादी क्या सुने होंगे, ग और आप क्या सुने होंगे, घ। ठीक है, ये आपने सुना होगा वादी और समवादी के बारे में। जैसे कि आपका और अगर हम बात कर लेंगे तो क्या होता है, म होता है और सा होता है। तो ये इस तरह से क्या होता है, या तो 9 श्रुति के अंतराल पे होगा या तो 13 श्रुति के अंतराल पे होगा। तो यही दोनों जो है, यही दोनों के बीच में आपका वादी संवादी माना जाता है, अन्यथा कोई वादी संवादी आगे और पीछे का नहीं होता है। इसीलिए प्रश्न आते हैं ना कि वादी संवादी स्वरों के बीच में कितने श्रुति अंतर यानी कितने श्रुतियों का अंतराल होता है, तो 9 से 13 श्रुति, इसीलिए आंसर दिया जाता है। ठीक है, कभी आप नहीं देखेंगे कि कभी कम श्रुति वाला हो गया। तो एक चीज और इसमें नियम है कि वादी अगर उत्तरांग में होगा तो संवादी पूर्वांग में होगा, अगर वादी पूर्वांग में होगा तो संवादी उत्तरांग में होगा। ये भी आपका एक नियम है। ठीक है, इस चीज को मैं और क्लियरिफाई करके किसी क्लास में बता दूंगा बहुत ही अच्छे से, बहुत डिटेल से। ठीक है, अभी आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि धमार का गायन किस मौसम में होता है। दोस्तों देखिए धमार की अगर हम बात कर लेंगे, धमार क्या है, धमार को क्या कहते हैं, धमार पक्की होरी होता है। ठीक है, क्या होता है, पक्की होरी। होरी दो प्रकार के होते हैं, एक पक्की होरी और एक कच्ची होरी। तो धमार गायन का शैली यानी कि किस कब होता है, तो वर्षा ऋतु में नहीं होगा। बसंत की अगर बात करें तो थोड़ा सा बसंत तो उस समय आता है, लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शन में आपको स्पष्ट होली दिया हुआ है तो आपको बसंत की तरफ नहीं बढ़ना है, आपको डायरेक्ट जो है यहाँ पे जवाब क्या देना है, होली दे देना है। तो धमार का गायन शैली किस मौसम में होता है, धमार गायन शैली जो है आपका किस मौसम में गाया जाता है, तो आपका जवाब हो जाएगा होली। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके यहाँ पे 30 प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न थे टीआरई के अंदर। और भी जो प्रश्न बचे हुए हैं, जो पूछे गए प्रश्न हैं, उसको मैं और भी करवा दूंगा अगले सेशन में। तो दोस्तों आप लोग जो है फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है। और दोस्त आप हमारे साथ बने रहिए, और जितना भी प्रश्न करवा रहा हूँ सब आपके एग्जाम से रिलेटेड ही करवा रहा हूँ। और आपकी एग्जाम्स टीआरई 4 सॉरी माफ़ कीजिएगा, 3 का तो एग्जाम हो गया, टीआरई 4 और टीआरई 5 को देखते हुए ही तैयारी जो है हम लोगों की चल रही है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि आज का सेशन कैसा लगा, और हम आपसे मिलेंगे दोस्त अगले सेशन में। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।